हेलो थिंकर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने गोल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए बधाइयां आपको। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कोई भी आपकी कोई और इच्छा हो, किसी और टॉपिक, एजुकेशनल टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमेशा की तरह मैं मनमोहन आपके सामने करंट अफेयर की क्लास लेके आ गया हूं और आज देखते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ हैं। स्पेशली मैंने जो ऑब्जर्व किया इस न्यूज़ के अंदर, तो दो चार जगह आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट जो है पढ़ने वाले बच्चों का थोड़ा सा काम बढ़ा रही है इनडायरेक्ट वे से, क्योंकि शहर नगर गांव के नाम बदलने के साथ साथ कुछ संस्थाओं के नाम भी बदलने का काम गवर्नमेंट साथ के साथ कर रही है। जैसे ही गवर्नमेंट, जैसे ही सत्ता जो है पलटती है, तो जो पिछले गवर्नमेंट के कुछ काम हैं उनको तब्दील दूसरे वे में करने की कोशिश करती है। लाइकवाइज चलता रहता है और इसी कयास के अंदर जो है आम जो स्टूडेंट है वो पिस जाता है। ठीक है, उसको रिवाइज करना पड़ता है फिर से कि यार अब इस जो इंस्टीट्यूशन का नाम है ये हो गया है, या इस मिनिस्ट्री का नाम है वो ये हो गया है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है पॉलिटिशियंस के साथ कि एटलीस्ट ऐसा तो ना करें। आप काम करने के नज़रिए को, काम करने के तरीके को दुरुस्त करें। नाम जबकि खासकर जो सिमिलर, जो ये डिनोट कर रहा है कि ये किस चीज़ के लिए है इंस्टीट्यूट, तो उसको फर्दर वैसा ही कुछ सिनोनिम टाइप देने से कोई ज़्यादा मेरे ख्याल से कुछ आपके काम में इजाफा होने वाला नहीं है कुछ क्वालिटी के अंदर। चलिए, कुछ भी शिकायतें हम ऐसे ही दर्ज करवाते चले जाएंगे साथ साथ सत्ता के पास। तो चलिए आज पहली न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। यूएन हाई सीज बायोडाइवर्सिटी ट्रीटी सिक्योर्स 60 रेटिफिकेशंस टू टेक इफेक्ट इन जनवरी 2026। दरअसल जो ये ट्रीटी है, जो ये एग्रीमेंट है, ये 2023 से भी 2 साल पहले से इस कयास में था कि कुछ नेशन शामिल होके जो एरिया है, मैरीटाइम एरिया है, जो कि किसी भी नेशन की ज्यूरिडिक्शन से बाहर है, उसके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, या कोई और भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके ऊपर ये ट्रीटी जो है 2023 से भी 2 साल पहले जो है चल रही थी। इस पे फिर काफ़ी नेगोशिएशंस के बाद 2023 में ये जो है पिक्चर में आई और उसके बाद अब जाके 60 रेटिफिकेशन इसको मिल गए हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्यूमेंट्स में नोटिफाई, रेटिफाई, सिग्नेटरी का क्या मतलब होता है। नोटिफाई आपको मैंने बता दिया था कि सिर्फ हाँ बताया कि भाई हाँ नोटिस मिल गया, हम अवेयर हैं इस चीज़ से। ठीक है, फिर होता है सिग्नेटरी कि हमने साइन कर दिए बट लीगली बाउंड नहीं है हमारे ऊपर वो ट्रीटी या एग्रीमेंट कोई भी। अगर सिग्नेटरी हैं तो हम, हमारे ऊपर जो है उसके रूल रेगुलेशन ट्रीटी के जो है वो है एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, चलिए जी। तो ये किसके अंडर जो है बनी है ट्रीटी? यूएन क्लोज के अंदर, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जो कि 1982 में बना था। ठीक है, और ये मैंने बता दिया कि किसके कंजर्वेशन के लिए बनी थी। ठीक है, जो नेशनल ज्यूरिडिक्शन है, बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, जो कि कैसे तय होता है ज्यूरिडिक्शन किसी भी नेशन का, मैरीटाइम ज्यूरिडिक्शन कैसे डिसाइड होता है, उसके लिए भी एक एग्रीमेंट बना है, नेशनल ज्यूरिडिक्शन एग्रीमेंट। ठीक है, इस एग्रीमेंट के तहत किसी भी नेशन का एक मैरीटाइम एरिया जो कि उसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं है बाय रूल, इस एग्रीमेंट के तहत उससे बाहर का जो एरिया है उसके अंदर बायोडाइवर्सिटी वगैरह कंजर्व करने के लिए ये ट्रीटी जो है बनी है। और ये किसके अंडर बनी है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982 के अंदर। ठीक है, चलिए जी। ये ट्रीटी कवर करेगी लगभग 2/3 हिस्से को। भाई 2/3 का मतलब होता है अराउंड 66.6% या 3% लगा लो। अगर मान लो टोटल किसी 100% को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए
तो 2 इससे जो है उसको कवर करेगी। ठीक है, कहाँ कब लागू होगी ये? 17 जनवरी 2026 से। ठीक है, और किसको सपोर्ट करेगी? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, और इसका गोल क्या है भाई? गोल, मेन गोल जो है, प्रोटेक्ट 30% ऑफ लैंड एंड सी एरिया बाय 2030 अंडर द कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ये एक तरीके से फ्रेमवर्क है, पहले भी मैंने आपको 2-3 फ्रेमवर्क पहले भी बताए हैं, ये भी जो है अरेंजमेंट एग्रीमेंट ही है। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी वगैरह और ऐसी चीज़ें, एनवायरनमेंट से जुड़ी चीज़ें हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल हो गया। ठीक है, उससे पहले भी मैंने आपको एक न्यूज़ के अंदर 2-4 जो ये चीज़ें करवाई थी, फ्रेमवर्क वगैरह। तो साथ की साथ इनको कहीं साथ की साथ नोट्स में अपने लिखते जाया करो, ऊपर लिख लिया करो कि एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसमें जब आगे आप पढ़ोगे एनवायरनमेंट में तो आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों के साथ। ठीक है, तो इसका मेन टारगेट है कि 30% जो है लैंड और एरिया, लैंड और सी एरिया को 2030 के तक, जो कि कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का गोल है, उसको अचीव किया जा सके। ठीक है, अब आती है हाई सी। कहाँ से शुरू होता है? स्पेशली लिखा है ना कि हाई सी के लिए है ये ट्रीटी। अब सी के अंदर, समुद्र के अंदर जो एरिया है वो कैसे डिसाइड होता है कि ये ज्यूरिडिक्शन में है, ये ज्यूरिडिक्शन में नहीं है? ठीक है, तो ये मैं अब आपको बताऊंगा। हाई सी किसको बोलते हैं? हाई सी बोलते हैं भाई बिगिंस वेयर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स एंड, जहां पे आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो भी कंट्री जिसका एक अधिकार क्षेत्र होता है समुद्र तल के अंदर, कि यहाँ तक आप है ना कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है कंडक्ट करवा सकते हैं, फिशिंग वगैरह। ठीक है, उसके खत्म होने के बाद जो एरिया स्टार्ट होता है उसको हाई सी बोलते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि इकोनॉमिक जोन फिर कितना है? ठीक है, ये लगभग इसकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो 270 नॉटिकल माइल्स है। नॉटिकल माइल्स कैसे है? नॉटिकल माइल्स का अराउंड मतलब 1 नॉटिकल माइल अगर मान के चले तो 1852 मीटर के बराबर होता है भाई। ठीक है, और हवा में देखा जाए नॉटिकल माइल के एक ऐसी यूनिट है नॉटिकल माइल की, समुद्र के तल के ऊपर अगर दूरी नापनी हो और हवा में। ठीक है, तो नॉटिकल माइल यूनिट का जो है इस्तेमाल करते हैं। इसको जो डिग्री को रखा जाता है कि 360, जैसे पूरा वृत्त हो जाता है ना, पूरा ग्लोब पूरा एक तरीके से 360, तो उसके हिसाब से और उसको मिनट के एडजस्टमेंट के हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से जो निकल के आता है कि 1 नॉटिकल माइल जो है 1852 मीटर होता है। और हवा की बात करें तो लगभग जो है 6000 फीट होता है भाई। ये लगभग का मतलब है कि 6068 भी हो सकता है, 0.1 लगा लो, एग्जैक्ट आप एक बार कंफर्म कर लेना। ठीक है, लेकिन बाई चांस अगर पूछ लिया किसी एग्जाम में तो ये तो पूछेगा नहीं कि भी 6000, 6001, 6002। ठीक है, हाँ हरियाणा वाला कोई एग्जाम है तो वहाँ ऐसा खेल हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने नियर अबाउट भी मैंने आपको बता दिया, एग्जैक्ट ही मिलेगा ये। ठीक है, तो जो 270 नॉटिकल माइल्स है वो एरिया किसके अंडर आता है? इकोनॉमिकल जोन के अंदर आता है भाई। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर। अब मैं आपको थोड़ा सा एक ग्राफ के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। ये है जी लैंड आपकी। ठीक है, ये जो येलो पार्ट है वो आपका लैंड का हिस्सा है। ठीक है, अब समुद्र धीरे धीरे स्टार्ट होता है, इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। ठीक है, और बाद में जो है डीप सी स्टार्ट हो जाता है, सी बेड स्टार्ट हो जाता है भाई इसके बाद, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद। अब देखिए नेशनल एयर स्पेस जो है वो कहां तक है? वो टेरिटोरियल सी तक है। टेरिटोरियल सी कितना होता है? बेस लाइन कौन सी होती है? जो किनारे से लेके और यहां तक 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है टेरिटोरियल सी होता है, और उसके ऊपर जो है नेशनल एयर स्पेस स्टार्ट हो जाता है भाई किसी कंट्री का। ठीक है, फर्दर उसके 12
नॉटिकल माइल्स के बाद जो है 12 तो टेरिटोरियल सी हो गया, फिर 12 क्या हो गया, कॉन्टिग्यूअस जोन। ठीक है, कॉन्टिग्यूअस जोन क्या होता है कि जब हम अपनी नेशन की बाउंड्री जो है बाकी वर्ल्ड के साथ जहां शेयर करते हैं, एक तरीके से ट्रांजिशन फेज होती है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन। ठीक है, फर्दर जो है उसके बाद तक जो है एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है अपना होता है भाई, यानी स्टार्ट से बेस लाइन से लेके किनारे से लेके और कॉन्टिन्यूअस जोन के बाद तक इकोनॉमिक जोन होता है। और ये अराउंड 200 नॉटिकल माइल्स है, जो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 270 नॉटिकल, 270 नॉटिकल माइल्स हो सकता है ये। ठीक है, और आपका इंटरनेशनल एयर स्पेस कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ से कॉन्टिग्यूअस जोन स्टार्ट हुआ था भाई, और फर्दर आगे नेक्स्ट कंट्री के कॉन्टिग्यूअस जोन तक। ठीक है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन थी। आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, वरना आप पॉज करके आप इस देख सकते हैं इस फोटो को अच्छे से। मैं सामने तो नहीं आ रहा, चलो ठीक है। चलिए, अब इस ट्रीटी के अंदर मोरक्को और जो सीरा है लियोन, वो 60वें और 61वीं पार्टी बनी है भाई, जिन्होंने इस ट्रीटी को रेटिफाई किया है। ठीक है, ये न्यूज़ थी। नेक्स्ट हम चलते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अप्रूव्स मालदीव्स मेंबरशिप बिड एट 69th जनरल कॉन्फ्रेंस इन वियना, जो कि ऑस्ट्रिया के अंदर है। ठीक है, ये नामों के अंदर जब आपके एमसीक्यू आए तो थोड़ा सा स्पीड में ना पढ़ें, वरना आपको कोई भी मतलब मिस इंटरप्रिटेशन आप कर बैठोगे। जैसे ऑस्ट्रिया है, आप कहीं ऑस्ट्रेलिया पढ़ लो। जैसे वो मैंने अंडर 17 की फुटबॉल की जो वो करवाई थी चैंपियनशिप के अंदर, जब हम बांग्लादेश को हरा के जीते थे, तो वो कहाँ थी, श्रीलंका के कोलंबो के अंदर। अब एकदम पढ़ोगे तो कोलंबिया दिखेगा, और फिर आप सीधा जाओगे साउथ अमेरिका की कंट्री की तरफ। ठीक है, तो ऐसी सिली मिस्टेक्स करने से बचना है आपने। ठीक है, ये हो जाती हैं जब आप एग्जाम्स के अंदर बैठते हो। तो न्यूज़ क्या है कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसने मालदीव की मेंबरशिप जो है वो एक्सेप्ट कर ली है। और कब एक्सेप्ट की, 69th जनरल कॉन्फ्रेंस चल रही थी वियना के अंदर, तब उसने मालदीव्स की ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है। और इसी के साथ मालदीव जो है 181वां मेंबर बन गया है भाई इसका, एजेंसी का। ठीक है, 181 का 181 जो है मेंबर बन गए हैं अभी इसके। और इसके बाद अगर बात करें, 15 सितंबर को जो है ये चीज हुई थी भाई, 15 सितंबर को एक्सेप्ट किया गया था। यानी आपसे कोई पूछ ले कि मालदीव जो है इंटरनेशनल एटॉमिक जो एनर्जी एजेंसी के अंदर जो है कब शामिल हुआ, तो 15 सितंबर। और आपके पास कॉन्फ्रेंस पूछ ले कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, तो 69th। और यूं पूछ ले वो कौन सा देश था, तो 181वां देश था भाई। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसका मेन फोकस था न्यूक्लियर पीस के ऊपर, नॉन प्रोलिफरेशन के ऊपर, कि आप एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर कोई भी नेशन जो है न्यूक्लियर पावर्स को अनहांस नहीं करेगा, एनरिच नहीं करेगा भाई। ठीक है, और पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। आप मतलब एक दूसरे को डराने धमकाने की बजाय और एक दूसरे ने मार के सोने की बजाय आप इसका लोगों की भलाई के लिए काम करें, एनर्जी डेवलपमेंट के अंदर काम करें। ठीक है, उसके साथ साथ वाटर मैनेजमेंट एंड एक विजिटर सेंटर भी इन्होंने इनॉग्रेट किया है साथ ही। तो हमारे यहाँ से किसने लीड किया डेलीगेशन को, अजीत कुमार मोहंते हैं, जो कि चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। इंडिया का जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उसका चेयरमैन कौन है, डॉक्टर अजीत कुमार मोहंते। ठीक है, और साथ की साथ ये सेक्रेटरी भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के भाई। ठीक है, इन्होंने इंडियन डेलीगेशन को जो है लीड किया है। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट कौन थे, पीटर बुरियन थे, जो कि एम्बेसडर बने थे स्लोवेकिया के, किसके लिए, IAEA इंटरनेशनल जो है एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लिए।
ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे इस जनरल कॉन्फ्रेंस के अंदर। ठीक है, चलिए IAEA मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है, नॉट ऑस्ट्रेलिया। डायरेक्टर जनरल इसके कौन है? राफेल मरियानो ग्रोसी, राफेल मरियानो ग्रोसी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा opens the third global food regulators summit 2025 एट भारत मंडपम, जो कि नई दिल्ली के अंदर है। जो JP नड्डा साहब हैं यूनियन मिनिस्टर हमारे, उन्होंने थर्ड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट जो है इनॉग्रेट की है। उसके तहत मेन जो एम है वो क्या है, उन्होंने रीट्रेट किया, जैसा मोदी जी ने बोला था उसी को रीट्रेट किया उन्होंने कि हाल फिलहाल जो है देश के अंदर ओबेसिटी की ज़्यादा तादाद में समस्या बढ़ रही है। तो जो एडिबल ऑयल्स हैं वो कौन से जो है हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं, उनके ऊपर थोड़ा फोकस किया जाएगा और एक सेंसिबल और बढ़िया डाइट के ऊपर जो है ध्यान दिया जाएगा भाई। ठीक है, और मेन एम क्या है कि 10% रिडक्शन हम एडिबल ऑयल्स कंजप्शन के अंदर करने की सोच रहे हैं, ताकि जो है हेल्थ इश्यूज जो है मोटापे जैसी चीज़ें देश से खत्म हो सकें। और इन्होंने प्रेज भी किया है साथ साथ FSSAI को, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, कि ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव के लिए FSSAI ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ईट राइट का। ईट राइट मतलब आपकी जो थाली है वो बैलेंस्ड, मतलब न्यूट्रिशियस हो, ना उसके अंदर जो है फैटी जो सब्सटेंस है वो ज़्यादा हो, और ना मतलब एक वेल बैलेंस हो, उसके अंदर प्रोटीन भी हो, कार्ब्स भी हो, सारी चीज़ें हो। तो इसके इनिशिएटिव को भी उन्होंने JP नड्डा साहब ने जो है प्रेज किया है वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद बात करें तो समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई गई थी? इसी के द्वारा, FSSAI के द्वारा, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके अंडर? थीम क्या थी? इवॉल्विंग फूड सिस्टम यथा अन्नम तथा मन, जैसा अनाज खाओगे वैसा ही आपका मन हो जाएगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, ये इसकी थीम थी भाई। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें दिस समिट में पार्टिसिपेशन किसने किया है? 59 कंट्रीज ने। ठीक है, और बाकी की जो बड़ी ग्लोबल बॉडीज है जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और WHO ने भी पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, और इंडिया की तरफ से लगभग 100 रिप्रेजेंटेटिव थे। ठीक है, चलिए जी, इसके अंदर और कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, चलिए नेक्स्ट न्यूज। यूनियन मिनिस्टर जो है डॉक्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने अनवील किया है माई भारत मोबाइल ऐप को। ठीक है, माई भारत मोबाइल ऐप जो है वो उसको अनवील किया है, और ये किसके अंडर अनवील हुआ है भाई? माई भारत प्लेटफॉर्म का ये एक हिस्सा है। ठीक है, माई भारत प्लेटफॉर्म जो है PM मोदी साहब ने इनॉग्रेट किया था। ठीक है, उसी का एक हिस्सा है ये एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के तहत क्या है कि यूथ लीडरशिप को सोशल एंगेजमेंट के अंदर जो है बढ़ावा मिलेगा। और ये किसका इनिशिएटिव है? यूथ अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इनके कोलैबोरेशन के साथ ये ऐप जो है लॉन्च की जा रही है। ठीक है, और डेवलप किसने किया इस ऐप को? डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर आता है। ठीक है, ये चीज़ें दोनों ध्यान रखना कि ये प्लेटफॉर्म, पहली बात तो ये ऐप किसके अंडर आती है? माई भारत प्लेटफॉर्म के अंदर, जो कि किसके अंडर काम करता है ये प्लेटफॉर्म? डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर काम करता है। फिर ये डेवलप किसने की? ये की डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने, जो कि किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर। ठीक है, पजल मत हो जाना। ठीक है, ये क्या एनहांस करेगा ये भाई? ये आप ऐप जो है एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस जो है
वो अनाउंस करेगी किस चीज़ के लिए, ताकि यूथ के लिए ज़्यादा इंट्यूटिव और एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है लीडरशिप के लिए मिल सके और इनोवेशन के लिए मिल सके, और थ्रू आउट कंट्री जो है लोग, जो यूथ है वो इसके अंदर भागीदार हो। ठीक है, यूथ इस ऐप के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के अंदर। ये याद रखना, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। ठीक है, 2026 की जो है क्विज होनी है अभी। ठीक है, एक स्पेस जो है ये ऐप क्रिएट करेगी ताकि थ्रू आउट कंट्री के जो लोग हैं इस क्विज के अंदर, इस डायलॉग के अंदर जो है हिस्सा ले सकें। ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर को भी इनके साथ जो है इंटीग्रेट किया जाएगा, जो सर्विस सेंटर आपके सीएससी सेंटर बोलते हैं उनको, ताकि जो है अवेयरनेस ज़्यादा फैले। ठीक है, और जो विलेज लेवल पे जो एंटरप्रेन्योर्स की कमेटी बनी हुई है उनको भी इंटीग्रेट किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो MY भारत प्लेटफॉर्म है, माई भारत प्लेटफॉर्म जिसकी बात की थी, जिसके अंडर ये ऐप बनी है, उसको मैंने बताया था कि मोदी साहब ने जो है लॉन्च किया था 31 अक्टूबर 2023 को। ये डेट थोड़ी याद रखना। अब तक इस एप्लीकेशन में 1.81 करोड़ लोगों ने जो है रजिस्ट्रेशन जो है अपना करवा लिया है। ठीक है, और लगभग 1.25 लाख यानी 1.20 लाख ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर चुकी है इस ऐप को भाई। ठीक है, तो इसी के साथ ये इंडिया की लार्जेस्ट यूथ सेंट्रिक डिजिटल इकोसिस्टम बनने जा रहा है। ठीक है, अगर आप भी इसको देखना चाहते हैं तो आप सिंपली इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपनी एलिजिबिलिटी चेक कीजिए और अप्लाई कीजिए, ताकि आप जो इन डायलॉग्स वगैरह के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें और कुछ अच्छा कर सकें भाई। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूसेस न्यू लाइसेंसिंग रूल फॉर आयुर्वेदा आहार प्रोडक्शन ऑन फोस्कोस पोर्टल। जो अथॉरिटी मैंने बताई थी यानी FSSAI, उसने नए रूल रेगुलेशन जो है वो लॉन्च किए हैं, जो आयुर्वेदिक फूड वगैरह को लाइसेंस वगैरह देने के लिए, रजिस्ट्रेशन वगैरह देने के लिए। और वो रूल कहाँ है? उस पोर्टल के ऊपर। ठीक है, कौन सा पोर्टल? फोस्कोस पोर्टल भाई। ठीक है, फोस्कोस पोर्टल। ये क्या क्या चीज अलाउ करेगी? दिस स्टेप अलाउ मैन्युफैक्चरर टू इजीली अप्लाई फॉर लाइसेंस। ठीक है, टू प्रोड्यूस एंड मार्केट ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक फूड। दरअसल ये एक पोर्टल है जो कि FSSAI के अंडर काम करता है, और आयुर्वेदिक जो फूड प्रोडक्ट्स के लिए जो लाइसेंस अगर किसी को चाहिए और उसकी मार्केटिंग के लिए अगर किसी को हेल्प चाहिए, तो इस फोस्कोस जो है पोर्टल के ऊपर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। और एक ये काइंड ऑफ बिजनेस फ्रेमवर्क जो है तैयार किया गया है। ठीक है, और इसी के साथ FSSAI ने पब्लिश किए हैं 91 जो प्री अप्रूव्ड आयुर्वेदिक आहार रेसिपी है, उनको एनलिस्ट किया है भाई, पब्लिश किया है उनको। इसके बाद द इनिशिएटिव हैज बीन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। किसके साथ मिलके ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ। ठीक है, सिंपली आपको इसमें 3-4 चीज़ें याद रखनी है कि आयुर्वेदा के जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए लाइसेंसिंग का जो काम करते हैं, ठीक है, उनके लिए अलग से पोर्टल बन गया है जो कि किसके अंडर काम करता है? FSSAI के अंडर काम करता है। ठीक है, और ये इससे क्या इनेबल होगा कि जो लोग इस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के अंदर जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनको इजीली लाइसेंस, ठीक है, और रूल्स वगैरह का पता वहाँ से चल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है सिंपली, और इसमें कुछ नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स जो है उन्होंने चार्ज ले लिया है, डायरेक्टर जनरल किसका? NCC का, नेशनल कैडेट कॉर्प्स का। ठीक है, कब से? 1 अक्टूबर
2025 से भाई। और इससे पहले कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह, गुरबीरपाल सिंह थे। ठीक है। एनसीसी जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड जो है एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें लगभग 20 लाख जो है यूथ अभी पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है। और इसका मोटो क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ये याद रखना मोटो। और ये विकसित भारत जो कि 2047 तक हमारा एक एम है कि हम विकसित हो जाएंगे, डेवलप्ड कंट्री के अंदर तब्दील हो जाएंगे, डेवलपिंग से डेवलप्ड में आ जाएंगे, उसके अंदर भी काम देगा। और साथ साथ में जो युवा हैं उनके अंदर एक डिसिप्लिन की भावना, ठीक है, डिसिप्लिन एक मैनर में जीने का और काम करने का तरीका सिखाती हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ जो डिजिटल स्किल्स वगैरह हैं और ग्लोबल अवेयरनेस का भी पता चलता है भाई। ठीक है। इंडियन नेवी showcases submarine rescue excellence at exercise Pacific Reach XPR-25। एक तरीके से ये XPR-25 क्या है? 25 तो जो ईयर को जो है डिनोट करता है, और एक तरीके से XPR जो है एक्सरसाइज है पैसिफिक रीच की। ठीक है। इसके अंदर जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, या आपके कोई भी यूं लगा लो कि सबमरीन वगैरह हैं, वो रेस्क्यू यूनिट जो कैरी करती हैं उनका एक तरीके से शोकेस करती हैं भाई, कैपेबिलिटी को शोकेस करती हैं। और रिसेंटली हमारा किसने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर? आईएनएस निस्तर ने। इसके बारे में मैं आपको एक न्यूज़ के अंदर पूरा ब्रीफ में मैं आपको बता चुका। ठीक है। और ये एक्सरसाइज जो है 2025 वाली हुई थी, और होस्ट किसने की थी? रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी ने। ठीक है। और ये 2 फेज के अंदर हुई थी, लगभग 40 नेशन ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। ठीक है। इतना सा जो है ये इसके अंदर याद रखने वाली है कि XPR-25 के अंदर हमारा कौन सा जो रेस्क्यू यूनिट है उसने पार्टिसिपेट किया था? आईएनएस निस्तर ने। ठीक है। और ये किसने ऑर्गेनाइज करवाई थी? ये करवाई थी सिंगापुर नेवी ने। और कौन से सी के अंदर? साउथ चाइना सी के अंदर भाई। ठीक है। ये एक तरीके से वाटरशेड मूवमेंट है जो कि इंटरनेशनल जो सबमरीन हैं उनकी साथ मिलके जो टैक्टिक्स हैं उनकी साथ जो है प्रैक्टिस होती है, और एक दूसरे की स्किल जो है ट्रांसफर होती है भाई, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है इससे। और रेस्क्यू ड्रिल है ये रेस्क्यू ड्रिल है एक तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड की, जिसमें अब की बार 40 नेशंस ने जो है पार्टिसिपेट किया है। नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड, ये दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो देती है, और आयुर्वेदा के अंदर या तो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आयुर्वेदिक जो एरेना है उसको एनरिच किया हो, या कोई नई टेक्नोलॉजी के साथ आयुर्वेदा के अंदर जो है नई चीज़ इजाद की हो, ऐसे ऐसे लोगों को जो है अवार्ड दिया जाता है भाई। ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष देती है। और कैटेगरी इसमें ट्रेडिशनल नॉलेज बढ़ाता हो, या कोई आयुर्वेदा के अंदर या रिसर्च से बढ़ाता हो या फिर एजुकेशन से बढ़ाता हो, ऐसे बंदों को मिलता है। अब की बार कौन कौन से बंदों को मिला है? एक तो है प्रोफेसर बनवारी लाल गौर। ठीक है। दूसरे हैं वैद्य नील कंधन मूस ईटी। ठीक है। और कौन है? वैद्य भावना प्रासर। इन 3 बंदों को जो है ये अवार्ड मिला है भाई। चलिए, पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड, चलिए जी ये क्या है देखते हैं। आरबीआई ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया है, इस बोर्ड को, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड को, जिसके अंदर 6 मेंबर हैं। ठीक है। और हेड कौन है इसका? आरबीआई गवर्नर। हाल फिलहाल आरबीआई गवर्नर कौन है? संजय कुमार। ठीक है। ये आरबीआई के गवर्नर हैं, यानी बाय डिफॉल्ट ये पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के क्या हुए? हेड हो गए। ठीक है। और जो भी पेमेंट सिस्टम है, चाहे वो फॉरेन के अंदर हो
या फिर कंट्री के अंदर, वो सारा लुक आफ्टर करता है भाई ये बोर्ड, ठीक है। और ये प्रपोज किसने किया था, किसने आइडिया दिया था? आरबीआई वत्तल कमेटी ने 2017 के अंदर, ठीक है। चलिए अब इस बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा, इस बोर्ड के ऊपर नहीं, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा टॉर्च से प्रकाश डालते हैं। इसने रिप्लेस किया है कौन से सिस्टम को? पहले एक रेगुलेशन और सुपरविजन होता था पेमेंट का, उसको रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। PRB replaces the earlier board for regulation and supervision for payment and settlement system। पहले क्या होता था? बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, यानी इस सिस्टम, इतने बड़े सिस्टम को रिप्लेस करके ये बना दिया PRB, छोटा बना दिया। मैंने ये वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि नाम नया काम वही, तो फिर क्यों बच्चों की मेहनत बढ़ा रहे हैं? देख रहे हैं कि इस नाम से कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन की जा रही है, तो क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ पे? विल सी इन फ्यूचर, ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क क्या है? ये जो बोर्ड है PRB जो है, वो अपनी कहाँ से शक्तियां प्राप्त है इसको? कहाँ से? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 से। ये एक एक्ट है, उसके थ्रू अपनी जो पावर्स हैं उनको लेता है, ठीक है, जो कि अमेंडमेंट के थ्रू नोटिफाई हुआ था मई 9 2025 को। दी PRB वाज फॉर्मली इस्टेब्लिश, मई 9 को 2025 को ये इस्टेब्लिश हो गया था ये बोर्ड भाई। कंपोजिशन क्या है इस बोर्ड की, PRB की? जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है वो RBI के गवर्नर हो गए, मैंने बता दिया, संजय कुमार जी, ठीक है। और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, वो है डिप्टी गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। जो वो सिस्टम है, जो एक्ट था, उसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और डिप्टी गवर्नर हैं, वो इसके मेंबर होंगे भाई। थोड़ा इकोनॉमिक्स का मामला है, इसको, ये बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये चीज़ें याद रखने वाली क्यों हैं? क्योंकि RBI कुछ भी एक चेंज लेके आता है तो उसका, उस रेगुलेशंस का सारे बैंकिंग सिस्टम पे जो है असर पड़ता है, ठीक है। और ये चीज़ें हमें ध्यान रखने के लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक तो करंट पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स के अंदर आपसे पूछ ली जा सकती हैं। एक, अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं PCS वगैरह या UPSC वगैरह, उसके अंदर थोड़ा सा एक आंसर राइटिंग एनरिचमेंट के साथ ये फोल्डर का काम करेगा, ठीक है। आप लिख सकते हो कि ऐसी ऐसी जो एडवांसमेंट हुई है उसके साथ हमें क्या लाभ मिल सकता है, ठीक है, उसके लूप होल्स क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, ठीक है, लाइकवाइज। तो इसलिए थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन मतलब पोलियो की 2 बूंद है ये जो आपको बचा के रखेंगी, ठीक है। गवर्नमेंट नॉमिनी भी होंगे इनके साथ साथ, 3 मेंबर जो हैं अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और परमानेंट इनवाइटी होंगे जो कि प्रिंसिपल लीगल एडवाइजर होंगे RBI के, ठीक है। इसके साथ RBI जो है एक्सपर्ट्स को भी इनवाइट कर सकती है भाई। स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर क्या है? RBI का जो डिपार्टमेंट है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो है, वो इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। वो जितना डाटा होगा वो किसको रिपोर्ट करेगा? इस बोर्ड को रिपोर्ट करेगा भाई। डिसीजन मेकिंग के लिए जो है मेंबर्स जो होंगे प्रेजेंट होंगे, जितने मेंबर, उनकी वोटिंग होगी, और अगर टाई हो जाता है तो चेयरपर्सन, या फिर चेयरपर्सन एब्सेंट है तो उस केस में डिप्टी गवर्नर जो है वो वोट डाल लेंगे, ठीक है। रोल एंड फंक्शंस क्या हैं? ये सारी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है मनी के मामले में, जो ट्रांसफर वगैरह का सिस्टम है, मेनली जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ ऑल पेमेंट सिस्टम्स, ठीक है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड नॉन इलेक्ट्रॉनिक। यानी आपके UPI वगैरह और ये सारा कुछ जो है इस बोर्ड के अंडर अब काम करेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है। और क्रॉस बॉर्डर भी कोई पेमेंट का सिस्टम है तो उसमें भी
एफिशिएंसी को ये इंश्योर करेगा। सिक्योरिटी का काम भी इसका है, और जो पेमेंट इकोसिस्टम के अंदर एक स्टेबिलिटी बनी रहे वो इसकी जिम्मेदारी है। तो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा एमिनेंट और रिस्पॉन्सिबल एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट हुआ है ये। तो दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम इसको अच्छे से पढ़ें, चाहे कितना भी बोरिंग हो। चलिए जी, नेक्स्ट न्यूज़, बायोमेडिकल रिसर्च कैरियर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत क्या है कि ये एक तरीके से फ्लैगशिप इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, और उसके साथ साथ कौन पार्टनर है, वेलकम ट्रस्ट यूके की, ठीक है। और इसके ज़रिए क्या करना चाहते हैं ये कि बायोटेक्नोलॉजिकल जो एरिया है, इकोसिस्टम है, उसके अंदर बढ़िया रिसर्च हो, ठीक है। उसकी जो फेज है ये फेज वाइज मैनर में चल रहा है, तो फेज थर्ड की बात चल रही है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो उसका थोड़ा मैं इवोल्यूशन बताऊंगा। पहले मैंने इंट्रो दे दिया कि बीआरसीपी यानी बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आए तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, टॉप टियर साइंटिस्ट जो है उनको तैयार करना, ठीक है, बायोमेडिकल रिसर्च के अंदर जो है इन्वेस्ट करना, और इंटरडिसिप्लिनरी जो रिसर्च हैं, एक डिसिप्लिन दूसरे डिसिप्लिन के साथ मिलके कुछ नया इजाद कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं, उनको प्रमोट करने का काम जो है ये करता है भाई, ठीक है। और रीजनल डिस्पैरिटीज जो है, अलग अलग क्षेत्र के अंदर जो अभी समानता नहीं है रिसर्च के सेक्टर में, उसको दूर करने की कोशिश करता है, और एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिसर्च कैपेसिटी को जो है इजाद करता है, ताकि इंडिया जो है फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके मुकाबले अपने रिसर्च सेक्टर को काफ़ी अच्छे तरीके से दुरुस्त कर सके, ठीक है। ये लॉन्च कब हुआ था, 2008 के अंदर इसकी पहली फेज जो है लॉन्च हुई थी। उसके बाद दूसरी फेज जो है 18 से 19 तक चली। अब तीसरी फेज जो है 25 से 26 तक, 25 से 26 में स्टार्ट हो गए, 30 से 31 तक चलेगी, जिसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है 2037-38 तक, ठीक है। चलिए जी, अब आ जाता है सरल टूल। ये टूल थोड़ा सा जो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह करते हैं उन बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं कई बार एमसीक्यू में भी पूछ लिए जाते हैं, या फिर गवर्नेंस के सेक्टर में आपको पूछ लिया जाता है मेंस के अंदर या एसए के अंदर भी, कि कैसे क्या क्या हमने इनिशिएटिव लिए, हमारे जो इनोवेटिव जो आइडियाज़ को प्रोलिफरेट करने के लिए इंस्टीट्यूशन जो बने हैं उनको हमने कैसे दुरुस्त किया है, ठीक है। सरल टूल की बात करें तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने लॉन्च किया है इसको। किस चीज़ के लिए लॉन्च किया है, ताकि साइंटिफिक रिसर्च पेपर को रीच आउट करना इजी हो जाए। एक एआई प्लेटफॉर्म इसके अंदर जनरेट किया है, जिसने जो क्या काम करेगा, रिसर्च पेपर को जो है समराइज कर देगा, ताकि आम लोग, आम जनता जो है वो भी उसको अच्छे से रीड कर पाए, समझ पाए, ठीक है। अब यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या है। सरल टूल पे तो हम बाद में जाएंगे कि सरल टूल तो चलो इसने बना दिया, फिर ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये एक एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक टॉप की बॉडी है इस सेक्टर के अंदर। स्टैट्यूटरी का मतलब है कि बाय एक्ट जो है इस्टेब्लिश हुई हो। तो कौन से एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश हुई है ये, एएनआरएफ एक्ट 2023 के जो एक्ट है उसके थ्रू जो है इस्टेब्लिश हुई है ये, ठीक है। और एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और साइंटिफिक रिसर्च के लिए फंडिंग का काम करती है, ठीक है। 2023 में ये इनेक्ट हुई, और लगभग 50,000 करोड़ का बजट जो है 5 साल में लगाने का जो है एम है, जो कि 23 से 28 की अवधि है, ठीक है। और सक्सेसर ऑफ, फिर से यहाँ देखिए इन्होंने एक चीज बदल दी। इससे पहले जो बोर्ड था उसका नाम क्या था, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, उसका नाम बदल के इन्होंने रख दिया अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अब बच्चे ढूंढते रहे कि वो बोर्ड कहाँ गया जो 5 साल पहले हमारे टाइम में होता था, ठीक है।
या रिसर्चर्स ढूंढते रहें, पॉलिटिशियंस को कोई मतलब नहीं है। एटलीस्ट ये भी उनके काम में शामिल है, ठीक है, ये भी दिखा देंगे कि वो देखो हमने इसका भी नाम बदल दिया। काम कितना बदलता है वो देखने का अभी टाइम है, देखते हैं कितना काम बदला जाएगा। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये एएनआरएफ? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। ऑब्जेक्टिव मैंने बता ही दिए कि जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर जो है रिसर्च की कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथ करने के लिए, और प्राइवेट सेक्टर्स में ज़्यादा आर&डी के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, इसको प्रमोट करता है। ठीक है, और जो मल्टी डिसिप्लिनरी है या इंटर डिसिप्लिनरी जो रिसर्च हैं, इनोवेशंस हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इंडिया के साथ हो सके इस चीज़ के अंदर। चेयरपर्सन कौन है इसके? अपने प्राइम मिनिस्टर साहब। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। मेंबर सेक्रेटरी कौन है? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, फंक्शंस मैंने आपको बताई दिए। देखिए थोड़ा सा साथ के साथ इतना मान लो, जो नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड से है बच्चा, कोई आर्ट से है, ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं है। ये पोर्टल दरअसल एक एएनआरएफ जो कि फाउंडेशन है ऐसी, जो कि रिसर्च को फंडिंग देती है इंडिया के अंदर और फॉरेन कोलैबोरेशन के अंदर काम करती है, उसके द्वारा चलाया गया टूल है। और जो वो फाउंडेशन है वो कब बनी थी? वो 2023 में बनी थी एक एक्ट के थ्रू, जिसको एएनआरएफ एक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके चेयरपर्सन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, ये आप ध्यान रखो। अब इस पोर्टल के ऊपर बात करते हैं कि ठीक है, इस पोर्टल का मैंने शुरू में ही बता दिया था, ये पोर्टल सिंपली जो रिसर्च पेपर्स हैं वो यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, और एक एआई चैटबॉट यहाँ मिलेगा जो कि उन रिसर्च पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देगा, ताकि आम जो लोग हैं वो उसको रीड कर सकें। चलिए जी, सर क्रीक, ये किसी आदमी का नाम नहीं है, ये जगह का नाम है। ये न्यूज़ में अभी क्यों था? क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर जो है इंडिया के, राजनाथ सिंह, उन्होंने वार्न किया पाकिस्तान को कि सर क्रीक के डिस्प्यूट के ऊपर अगर तुमने कोई भी ऐसा रिटेलिएटरी जो एक्शन लिया तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ सर क्रीक जो है एक डिस्कशन का टॉपिक हो जाता है कि सर क्रीक क्या है और व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। ठीक है, ये हम बात करेंगे। सर क्रीक एक 96 किलोमीटर लंबा टाइडल एस्चुरी है, जो जिसको कभी बनगंगा बोला जाता था भाई। और ये कहाँ सिचुएटेड है? इंदस रिवर डेल्टा के अंदर। ओ पिक्सल्स फट गए इसके दो। चलो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। ये मैप है गुजरात का, गुजरात के इस हिस्से को, ये गुजरात का मैप है, इस हिस्से को जूम आउट किया हुआ है। ठीक है, ये बॉर्डर है इंडिया का। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है? सिंध। ये सिंध है, ये गुजरात का हिस्सा है। ठीक है, ये ईस्टर्न बैंक है, ये वेस्टर्न बैंक है। अब इस एरिया के ऊपर डिस्प्यूट है सारा, जो यहां तक है, जो मैंने अंडरलाइन किया है। ये क्रीक, इसको बोलते हैं सर क्रीक। और जो ये वाला जो फॉल्ट टाइप बना हुआ है, इसको बोलते हैं खोरी क्रीक। ठीक है, दो क्रीक हैं। क्योंकि यहाँ कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, तो ये ज़्यादा डिस्प्यूट के लिए मतलब इंक्लूड नहीं किया जाता। यहाँ दोनों बॉर्डर साथ साथ हैं। तो मैंने आपको पिछली न्यूज़ के अंदर बताया था कि कैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स वगैरह, ठीक है, और बाकी के जो जोन्स हैं मेरीन सेक्टर के अंदर, वो डिसाइड होते हैं। यहाँ पे वो दिक्कतें शामिल हो जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर फर्दर जो है मैं बात करूं,
सर क्रीक जो है एक यहाँ क्या है, सी वाटर मिलता है, रिवर जो है सी वाटर के अंदर मिलती है, और इसी के साथ बायोडाइवर्सिटी का जो फ्लरिश है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है भाई। लोकेट कहाँ करता है ये मैंने आपको वैसे तो डिपिक्ट करके बता दिया, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में जो कि कच्छ रीजन है गुजरात का, वहाँ पड़ता है, ठीक है। और ये ओपन कहाँ होता है, अरेबियन सी के अंदर, अरब सागर के अंदर ये खुलता है, ठीक है। क्रीक ये मान के चलो, क्रीक को क्रैक से याद रख लो कि वे ज़मीन के अंदर यूँ कुछ, ये पूरी ज़मीन थी, इसके अंदर यूँ थोड़ा क्रैक आ गया, ठीक है, और फिर यहाँ वाटर फिल हो गया जो कि फाइनली जाके यहाँ अरब सी के अंदर मिल गया, ठीक है। इसके बाद जो बात करें, ये मैंने बता दिया कि इम्पोर्टेंट क्यों है, फिशिंग जो है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और मैरीटाइम बाउंड्रीज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फीचर्स क्या हैं ये मैंने आपको अभी हाथों से बता दिया, और इसके साथ साथ जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनके लिए ये होम का काम करता है, ठीक है। डेल्टा इंडस डेल्टा वेटलैंड्स हैं यहाँ पे, ठीक है, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स का मैंने बताया था कि डिमार्केशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है जगह। इस डिस्प्यूट की हिस्ट्री पे बात करें तो दरअसल ये 1914 में डिस्प्यूट जो है क्रिएट हुआ था, जब ब्रिटिशर्स यहाँ थे। तो गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे जो उस टाइम ब्रिटिशर्स के अंडर थी, उन्होंने सिंध जो प्रोविंस है उसके रूलर के साथ एक जो है पैक्ट जो है वो साइन किया था, ठीक है। उस पैक्ट को लेके डिस्प्यूट है। पाकिस्तान क्या क्लेम करता है कि उस रिजोल्यूशन के तहत जो है ये ईस्टर्न बैंक जो है उसकी बाउंड्री सिंध को दे दी गई थी, ठीक है, और सिंध क्योंकि अब पाकिस्तान में आ गया है तो ये पूरी बाउंड्री हमारी बनती है, ठीक है। लेकिन इंडिया क्या बोलता है कि यहाँ द थॉलवेग प्रिंसिपल जो है वो यूज किया जाएगा, कि ऐसी कोई वाटर बॉडी है जो दो सेपरेट कर रही है एडजेसेंट कंट्रीज को, तो उसके बीच में से जो है बाउंड्री जो है वो निकलेगी, ठीक है, बॉर्डर निकलेगा, हमारा ये कहना है। चलिए जी, 1968 के 1968 के अंदर जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है उसने जो कच्छ वाला मामला है, रन ऑफ कच्छ के साथ जो बॉर्डर लगता है उसका मामला तो लगभग निपटा दिया था, लेकिन ये जो है डिस्प्यूटेड अनरिजॉल्व्ड छोड़ दिया था, ठीक है, और तब से लेके अब तक चला ही आ रहा है। चलिए, बालोद बिकम्स इंडियाज फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। जो छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है बालोद करके, वो इंडिया का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है जहां चाइल्ड मैरिज बिल्कुल जीरो पे नोट की गई है, ऑफिशियली जो है इसको डिक्लेयर कर दिया गया है भाई। नेक्स्ट न्यूज़ है, आंध्र प्रदेश ने ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 का जीत लिया है। इसके बाद बात करें, गज रक्षक ऐप ने जो है, गज रक्षक एक ऐप है, उसने जो है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि एमपी के अंदर है, उसमें जो हाथियों को ट्रैक करने का सिस्टम इस ऐप के जरिए जो है बनाया गया, ताकि उनकी सिक्योरिटी का जो है ध्यान रखा जाए, ठीक है, इसलिए बोला जाता है गज रक्षक, ठीक है। इसके बाद आता है, मैंने अल्जाइमर का पहले भी आपसे जिक्र किया था, और उसके अंदर एक प्रोटीन होता है ताऊ करके, और ताऊ से आप रिलेट कर सकते हो कि अल्जाइमर जो है मोस्ट ऑफ जो एल्डर पर्सन होते हैं उनके अंदर होती है। तो उसकी एक ड्रग जो कि लेकानेमैब जो है उसको अप्रूवल मिल गई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये कुछ आज की न्यूज़ थी जो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके एग्ज़ाम्स के अंदर ज़रूर कहीं ना कहीं काम आएंगी, चाहे वो फुल लेंथ एग्ज़ाम हो या फिर एमसीक्यू बेस्ड हो या सब्जेक्टिव हो, कैसा भी हो एग्ज़ाम, ठीक है, आपको ज़रूर, या फिर आपको आने वाली जो आपका स्टैटिक जीके है उनके अंदर जो आपकी जो नॉलेज को एनहांस ज़रूर करेंगी ये। तो आप जब पढ़ें इन चीज़ों को तो साथ के साथ अपने हिसाब से नोट्स बना लिया करें। मैं अभी के लिए जानबूझ के ये पीडीएफ्स वगैरह टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि आप रीडिंग से इतना जो है वो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा आने वाले दिनों में कि मैं आपके साथ पीडीएफ जो है शेयर कर दूँ। उसके लिए पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जो है
वो फॉलो करना पड़ेगा। उसका लिंक हमारे जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपकी कोई भी क्वेरी है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर जो इस पट्टी के ऊपर जो नंबर चल रहा है उस पर व्हाट्सएप करके हमें बता सकते हैं। टिल देन आप अच्छे से पढ़िए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत कीजिए। हम आपके साथ हैं, हर मुमकिन तरीके से हम आपकी हेल्प करेंगे। हमें हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थिंकर्स। फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ।